विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम एक नज़र डालते हैं भारतीय कॉरपोरेट और बाजार की हालिया हलचल पर। हमारे पास कई स्रोतों से दिलचस्प खबरें हैं, ऑटोमोबाइल, टेक, इन्वेस्टमेंट्स और भी बहुत कुछ। चलिए समझते हैं कि क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव खबर से। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ना, उसमें सरकार का जो लक्ष्य था उससे लगभग दोगुना निवेश का प्रस्ताव आया है, करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इससे प्रोडक्शन का अनुमान है 10.34 लाख करोड़ का, और नौकरियां करीब 1.41 लाख। मतलब जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा। बिल्कुल, ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस के लिए एक बड़ा बूस्ट है, और खास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत अपनी जगह बनाना चाहता है उसके लिए तो बहुत अहम है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, वो जो हाल ही में भारत FTA व्यापार समझौता लागू हुआ है। हाँ, वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड वाला। वही, बिल्कुल। तो उसके बाद से ही स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसी जगहों की कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। जैसे रॉश को ही देख लें। अच्छा। हाँ, R&D में 1.5 बिलियन स्विस फ्रैंक का इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कहीं ना कहीं भारत की जो आत्मनिर्भरता की बात है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अपना हिस्सा बढ़ाने का इरादा है, उससे जुड़ता है। महिंद्रा ग्रुप ने भी अपनी 80वीं वर्षगांठ पर इसी पर जोर दिया था। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, जहां काफी अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का एक और बड़ा हिस्सा है ऑटो सेक्टर। वहां तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी लग रही है। जैसे नई मारुति सुजुकी विक्टोरियस, उसे लॉन्च के बाद 25,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई। जबरदस्त शुरुआत है। हाँ, ये तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन दूसरी तरफ सितंबर में मारुति की जो कुल घरेलू बिक्री है वो 6% गिरी है। हालांकि एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो उन्होंने सितंबर 2025 में 6,87,220 यूनिट्स बेची, जो 8% ज्यादा हैं पिछले साल से। खासकर स्कूटर्स ने अच्छा किया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि बाजार में शायद कंजम्पशन और अफोर्डेबिलिटी की कुछ दिक्कतें हैं। शायद इसीलिए अलग-अलग कंपनियों और सेगमेंट्स पर असर भी अलग-अलग दिख रहा है। अच्छा। और इसी माहौल में किया कॉर्प भी अब प्लान कर रही है अगले 18 महीनों में कॉम्पैक्ट SUV के साथ भारतीय हाइब्रिड बाजार में एंट्री। हाइब्रिड मतलब बढ़ती फ्यूल कीमतें और पर्यावरण चिंताएं अब असर दिखा रही हैं। हाँ, लगता तो यही है। ये साफ तौर पर ग्राहकों की बदलती पसंद को दिखाता है। कंपनियां अब इस पर ध्यान दे रही हैं। तो क्या ये माने कि कॉम्पैक्ट SUV में हाइब्रिड ही फ्यूचर है? देखिए, कहना तो मुश्किल है, पर ट्रेंड तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। कंपनियां तो दांव लगा ही रही हैं। चलिए, अब ऑटो से हटकर फाइनेंस की तरफ आते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका असर हम सब पर पड़ सकता है। SBI कार्ड वो 1 नवंबर से नए चार्ज लगा रहा है। अगर थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन फीस भरते हैं तो 1% चार्ज। अच्छा। और अगर 1,000 से ज्यादा वॉलेट में लोड करते हैं तो उस पर भी 1%। मतलब डिजिटल पेमेंट थोड़ा महंगा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाँ, ये एक बदलाव तो है जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम कदम है RBI का। उन्होंने बैंकों के लिए कैपिटल मार्केट में उधार देने की सीमाएं बढ़ा दी हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? मतलब बैंक अब कंपनीज और इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार वगैरह के लिए पहले से ज्यादा लोन दे पाएंगे। इससे उम्मीद है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब पैसा ज्यादा आएगा और एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। और इसी से जुड़ी एक और काफी पॉजिटिव पहल है। ज़ोमैटो और HDFC पेंशन ने मिलकर गिग वर्कर्स के लिए NPS मॉडल लॉन्च किया है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और रिस्पॉन्स देखिए, लॉन्च के सिर्फ 72 आवर्स में 30,000 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स ने रजिस्टर कर लिया। जबरदस्त। ये दिखाता है कि गिग इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कितनी जरूरत महसूस की जा रही है। ये एक बड़ा कदम है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। ये तो हुए घरेलू बदलाव, लेकिन भारत की इकोनॉमी तो दुनिया से भी जुड़ी है। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है? एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि सितंबर में भारत से यूरोप को डीजल का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, 1.3 से 1.4 मिलियन मीट्रिक टन। हाँ, इसकी वजह बताई जा रही है कि यूरोप में कुछ रिफाइनरीज में मेंटेनेंस चल रहा था और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे थे। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, एक तरफ एक्सपोर्ट के मौके बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में हमेशा चुनौतियां भी रहती हैं। जैसे अमेरिका में H1B वीजा के लिए जो $1 लाख फीस का प्रस्ताव है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये भारतीय IT कंपनियों जैसे TCS वगैरह के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उन्हें शायद अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े। जैसे शायद
अमेरिका में लोकल हायरिंग बढ़ानी पड़े या फिर सिर्फ ज्यादा मार्जिन वाले कंसल्टिंग काम पर फोकस करना पड़े, मतलब असर तो पड़ेगा। और इसी तरह की जो कारोबारी चुनौतियां हैं, उसका एक और उदाहरण वो विंट्रैक मामले में मोहनदास पई ने जो वित्त मंत्री की आलोचना की है। वो भारतीय कस्टम अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा मामला है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कुछ दिक्कतें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में एक साथ कई चीजें हो रही हैं। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश आ रहा है, ईएफटी डील से उम्मीदें हैं, डीजल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हाँ, तो दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में मिला जुला रुझान है, कंजम्पशन की चिंताएं हैं, फाइनेंशियल नियम बदल रहे हैं, गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर फोकस है। और ग्लोबल लेवल पर वीजा नियमों जैसी नई चुनौतियां भी आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। एक तरफ पीएलआई स्कीम्स हैं, ईफ्टा जैसे ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जो बड़े पैमाने पर निवेश ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी जैसी बाधाएं हैं, या फिर देश के अंदर ही बिजनेस करने में आने वाली कुछ दिक्कतें हैं। सही है। तो सवाल यह है कि अगले 5 सालों में ये जो विरोधी ताकतें हैं, एक तरफ मौके, दूसरी तरफ चुनौतियां, इनके बीच भारत के जो मुख्य उद्योग हैं और यहाँ का जो वर्कफोर्स है, वो खुद को कैसे ढालेंगे? हाँ। उनका स्वरूप क्या होगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।